नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आज बात करेंगे आईवीएफ की। दुनिया में बहुत से कपल्स ऐसे हैं जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाता। लाख कोशिशों और तमाम इलाज करवाने के बाद भी कई महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती। ऐसे कपल्स के लिए आईवीएफ की तकनीक एक उम्मीद की किरण बनके सामने आई है। आईवीएफ एक फर्टिलिटी प्रक्रिया है जिससे कई परिवारों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। समय के साथ साथ आईवीएफ ट्रीटमेंट में नई तकनीक का विकास हुआ है, लेकिन आज भी आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में कई गलतफहमियां हैं। तो आज हम इसी से जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवानी सिंह, हु इज द हेड ऑफ गायनेकोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, जेके हॉस्पिटल, जनकपुरी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रत्नाबोली भट्टाचार्य, जो कि रिपो आर्ट फर्टिलिटी की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा डॉक्टर शिवानी आपसे ही है कि आईवीएफ की मेडिकेशंस और हार्मोन इंजेक्शंस की अगर बात करें तो कपल्स को इनकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी से जुड़ी किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? देखिए, आईवीएफ से रिलेटेड जो इंजेक्शंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंजेक्टेबल मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं जो ह्यूमन यूरिन से बनाई जाती हैं, इनको यूरिनरी गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। सो बेसिकली यूरिन कलेक्ट करते हैं और उन्हीं से इन हार्मोन्स को प्योरीफाई किया जाता है। इनको कई बार बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करके हाईली प्योरीफाइड मेडिसिन्स बनती हैं, बट अदरवाइज कुछ प्लेन यूरिनरी होती हैं। और फिर एक अलग किस्म की मेडिसिन्स होती हैं जो कि ह्यूमन यूरिन से ना बना के प्योरली लैब में बनाई जाती हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्निक की तरह, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक को यूज करके, और इनको रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है। तो ये ज्यादा प्योर होती हैं और इनमें जो वेरिएशन होता है एक बैच से दूसरे बैच में वो कम पाया जाता है। तो आईवीएफ के अंदर ज्यादातर ये रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि ये हार्मोन्स हैं और लैब में बनाई जाती हैं, तो इनका जो टेम्परेचर है उसको एक स्पेसिफिक उस पे मेंटेन करना होता है। इनका स्टोरेज टेम्परेचर, इनका ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर जो है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहना चाहिए। अब हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे टेम्परेचर 35-40 से ऊपर चला जाता है, ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ इनका टेम्परेचर हाई चला जाएगा, इनका जो रिजल्ट्स हैं, उनका जो इफेक्ट है वो उतना बढ़िया नहीं होगा। और क्योंकि आईवीएफ जो है वो डिपेंडेंट ही इन मेडिसिन पे है, तो अगर मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आएगा तो हमारे आईवीएफ के रिजल्ट पे असर पड़ेगा। तो मतलब टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। दूसरा, जहां तक इनके साइड इफेक्ट्स का सवाल है, साइड इफेक्ट्स में देखिए हार्मोन्स हैं, मगर इनसे लोग डरते भी हैं कई बार कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, इनसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मगर देखिए ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी पाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई केमिकल है जो आपकी बॉडी में आ रहा है, ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में है। सिर्फ इनकी मात्रा को हम थोड़ा इंक्रीज करके आपको दे देते हैं, ताकि जहाँ एक फॉलिकल बनता है, एक एग बनता है, वहाँ एक की बजाय 5, 6, 8 जितने एग बनते हैं उतने बने आपके। तो क्योंकि ये वही हार्मोन है तो इनके लंबे चौड़े बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते और इनका हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है, तो 24 से 48 घंटे के दरमियान ये आपकी बॉडी से बाहर भी चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ऑलराइट, ठीक है। तो डॉक्टर रत्नाबोली, अब मैं आपके पास आती हूँ। तो जब किसी कपल को अपनी फर्टिलिटी को लेकर चिंता होने लगती है तो उन्हें सबसे पहले किस विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और क्यों? देखिए, अगर 1 साल शादी के बाद आपने रेगुलरली ट्राई किया है बट स्टिल आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए आपके फर्टिलिटी डॉक्टर या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के बाद। क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जब भी किसी कपल को कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है, वो पहले जाते हैं अपने जनरल फिजिशियन के पास या फिर अपने रिलेटिव्स के पास, उनसे एडवाइस लेते हैं या फिर कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर लेते हैं। बट फर्टिलिटी एक बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। अगर आप जल्दी आपके फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, वो बोथ हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ सिंपल टेस्ट्स करवाते हैं, उससे एक प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस मिलता है एंड उस डायग्नोसिस के हिसाब से आगे ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। सो जितना जल्दी एक कपल एक इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं उतना कम उनका टाइम वेस्ट होता है एंड उनका इमोशनल स्ट्रेस भी कम होता है, रिजल्ट्स भी इनफैक्ट इम्प्रूव हो जाते हैं। राइट। तो डॉक्टर शिवानी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आईवीएफ सिर्फ उन कपल्स के लिए है जो 35 साल के ऊपर हैं? जी नहीं, जैसा अभी डॉक्टर रत्ना ने बताया कि कोई भी कपल, पहले तो हम आईवीएफ की नहीं, देखिए आईवीएफ का एक रीजन होता है करने का, उसका एज
एक रीज़न है, मगर और भी बहुत से रीजंस हैं आईवीएफ करने के। जैसे कपल है, उनको पता लगा कि उनकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं, अब वो नॉर्मल कंसीव नहीं कर सकते, वो बेशक 2 साल वेट करें, 3 साल, तो बेशक अगर उनका एज 28 साल है मगर उनको ट्राई करते हो गया और अब उनको रियलाइज हुआ कि ट्यूब्स दोनों बंद हैं, तो वो उस एज में भी आईवीएफ करवा सकते हैं। या पता लगे कि बहुत सिवियर मेल फैक्टर है, स्पर्म्स कम है या बिल्कुल एब्सेंट है ही नहीं, तो उस केस के अंदर भी आईवीएफ का प्रक्रिया जल्दी शुरू करी जा सकती है। तो 35 ईयर्स कोई मार्कअप नहीं है कि भाई, बल्कि जैसे जैसे एज बढ़ता है आईवीएफ का रिजल्ट भी कम होता चला जाएगा आपका। अच्छा, तो मैं वही रत्ना जी से पूछना चाहती थी, डॉक्टर रत्ना, व्यक्ति की उम्र आईवीएफ के नतीजों पर किस तरह से असर डालती है? देखिए, एज आईवीएफ पे एक बहुत गहरा असर डालता है। सबसे पहले तो जो वाइव्स है, फीमेल फर्टिलिटी 35 इयर्स के बाद बहुत क्विकली डिक्लाइन करता है। 35 इयर्स के बाद वाइफ के एग का क्वांटिटी, क्वालिटी दोनों डाउन होता है। उसके साथ साथ मिसकैरेज रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो जो आईवीएफ सक्सेस है, उसके नंबर्स डाउन हो जाते हैं। पुरुषों पर भी इसका असर पड़ता है, स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट होता है, बट ज्यादा वो अफेक्ट करता है फीमेल फर्टिलिटी। इंडियन कल्चर में ये है कि लोग अक्सर लेट प्लान करते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस होता है, उतने बेटर आपके रिजल्ट्स होते हैं। आपके आईवीएफ सक्सेस रेट भी बढ़ता है एंड एट द एंड ऑफ द डे एक हेल्दी बेबी मिलता है आपको। तो डॉक्टर शिवानी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इक्सी और आईवीएफ, इनमें क्या अंतर है? देखिए, इक्सी आईवीएफ की ही एक एडवांस्ड टेक्निक है। आईवीएफ क्या होता है कि हम उसमें एग लेते हैं और उसके चारों तरफ कोई 30,000 to 50,000 स्पर्म्स इंक्यूबेटर में डाल के छोड़ देते हैं। ओवरनाइट हम छोड़ते हैं और वो स्पर्म अपने आप आके उस एग को फर्टिलाइज करता है। अब कुछ लोगों में क्या दिक्कत होता है कि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाता, उनके एग का बाहर का कवरिंग थिक है या स्पर्म्स वीक हैं कि वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कपल्स के लिए इक्सी आया था। देखिए, आईवीएफ आया है 1977 में, इक्सी आया है 1992 में। तो इक्सी में क्या किया जाता है कि एग लेके और स्पर्म को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो बाहर का जोना है उसको पेनिट्रेट हम स्पर्म को अंदर डाल देते हैं। तो उसमें हमें ये फायदा होता है कि जो वो कपल्स जिनका आईवीएफ नहीं हो सकता था या उसका सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इक्सी से वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। आईवीएफ और इक्सी में अभी ऑफ लेट कुछ आई हैं बातें कि कहते हैं कि जो आईवीएफ है वो एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब कुदरत सिलेक्ट कर रही है कि एक बेटर स्पर्म उस एग में जाता है। जब हम इक्सी कर रहे हैं तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिलेक्ट कर रहा है कि भाई मैं इस स्पर्म को उसके अंदर डालूंगा। जब भी नेचर कोई चीज सिलेक्ट करती है और ह्यूमन बीइंग सिलेक्ट करते हैं तो उनकी सिलेक्शन में डिफरेंस हो सकता है। तो ऑफ लेट कुछ स्टडीज आई हैं कि जिनमें इक्सी किया जाता है उन बच्चों के अंदर कुछ इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर्स या कुछ छोटी मोटी उसका इंसिडेंस मामूली सा इंक्रीज दिखाया गया है। इसीलिए आजकल जो करते हैं वो एक स्प्लिट इक्सी नाम की टेक्निक की जाती है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में एग्स हैं तो हम क्या करते हैं, उनको आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं और आधों को हम नॉर्मल आईवीएफ के लिए लेके जाते हैं और आधों का हम इक्सी करते हैं। अब इक्सी क्यों करते हैं? क्योंकि अगर फर्टिलाइज ही नहीं हुए वो वाले एग तो उनका पूरा प्रोसीजर चला जाएगा। तो कम से कम इक्सी से हमें कुछ फर्टिलाइज्ड एग मिल जाएंगे जिनको कि हम फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ कि अगर हम नेचुरल प्रोसेस देखते तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है स्पर्म्स में। देखिए, अगर हम नॉर्मल करते हैं तो उसमें कोई 65% फर्टिलाइजेशन रेट रहता है। तो अगर मैंने 10 एग को किया तो 6 फर्टिलाइज रहेंगे। अगर मैं इक्सी कर रही हूँ तो उसमें 85% तक फर्ट रेट रहता है। तो अगर मैं 10 कर रही हूँ तो 8 होंगे। प्लस कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्पर्म मूव ही नहीं कर रहे हैं या कई बार हम लोग टेस्टिस से स्पर्म निकालते हैं तो वो स्पर्म मूव नहीं करते हैं तो वो एग के अंदर जा ही नहीं सकते खुद से। तो अगर हम उन्हें अंदर डाल रहे हैं तो उनके लिए हमें इक्सी यूज करना पड़ेगा और प्रोसेस ही नहीं है हमारे पास कुछ। तो डॉक्टर रत्ना, अब मैं आपके पास आती हूँ। हम देखते हैं कि कई कपल्स ऐसे हैं जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने में डिले करते रहते हैं, वो देर करते रहते हैं। तो क्या इस देरी से उनके कंसेप्शन के चांसेस पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं कि नेचुरली हो जाएगा, वाइफ्स पे प्रेशर होता है कि ट्राई करते रहो, या फिर लोग छुपाते हैं कि कहीं हमारे रिलेटिव्स को या हमारे नेबर्स कुछ पूछ ना ले। ऐसे डिले होता है क्योंकि एंड दिस अफेक्ट्स फर्टिलिटी। क्योंकि एज के साथ साथ औरत का फर्टिलिटी डिक्लाइन करता है। जितना आप डिले करेंगे उतना आगे आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाते हैं। क्या होता है, आपका प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपका ट्रीटमेंट और लेंथी और एलैबोरेट हो जाता है। सो जितना जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतना सिंपल एंड इफेक्टिव रहता है आपका ट्रीटमेंट।
राइट, इसीलिए इस बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई औरत अगर कंसीव नहीं कर पाती तो सोसाइटी का बहुत प्रेशर आ जाता है, या रिलेटिव्स बहुत प्रेशर डालने लगते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बता नहीं सकते उन्हें ये चीज, डिस्कस नहीं कर सकते उनसे। तो इस बारे में अवेयरनेस फैलाना जो है वो कितना जरूरी है आपके हिसाब से? सो बेसिकली अभी तक इंडिया में है कि फर्टिलिटी सिर्फ फीमेल पे कंसंट्रेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मेल फर्टिलिटी इग्नोर करते हैं। सो फर्टिलिटी सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जितना जल्दी हम टेस्ट कराएंगे बोथ फीमेल एंड मेल के लिए, उतना जल्दी हमारा डायग्नोसिस बन पाएगा। एंड जितना जल्दी हमारा डायग्नोसिस बन पाता है, हम सही ट्रैक पे चल सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, हम कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे? सो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे जनरेशन फिर भी अवेयर है, बट जो हमारे लास्ट जनरेशन है वो सोचता है कि सब कुछ नेचुरली हो जाएगा। हमारे टाइम पे तो नेचुरली हो गया था, अब क्यों नहीं हो रहा है? अभी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, आसपास के जो पोल्यूशन है, जो डाइटरी चेंजेस है, वो सब बहुत डिफरेंट है पहले के ज़माने से। सो अगर अभी प्रॉब्लम है तो है, उसको हमें फेस करना है एंड उसका सोल्यूशन भी निकालना है। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत लोग जो हैं हमें देख रहे हैं, हमारे दर्शक इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो डॉक्टर शिवानी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मल्टीपल IVF साइकिल से गुजरना एक कपल के रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? देखिए, कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, बेशक IUI हो, बेशक IVF हो, एक साइकिल हो या मल्टीपल साइकिल हो, वो एक मेंटल स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेस कह लो, मेंटल ट्रॉमा कह लो, और वो कुछ हमारे निजी कारणों से होता है, पर्सनल उससे, क्योंकि अभी तक तो कपल सोचते हैं कि कभी भी कर लेंगे। उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये करने में भी दिक्कत हो सकती है ना। दूसरा ये कि एक इस पे सोशल प्रेशर भी आ जाता है, क्योंकि इसके साथ एक सोशल स्टिग्मा लगा हुआ है कि बेबी नहीं हो रहा है। कुछ समय के बाद रिश्तेदार कहने लगते हैं गुड न्यूज़ कब दोगे, जो आता है घर में वही बात करता है, आप कहीं जाओगे यही बात होगी। तो कई बार कपल्स सोशल फंक्शंस में जाने से कतराने लगते हैं कि जहाँ जाएंगे फिर वो वही बात करते हैं। दूसरा, कई बार लोग अपने घर में बता के भी नहीं आते हैं, IVF करा रहे हैं पर घर में नहीं पता है, तो उनका हम पिकअप करते हैं तो कहते हैं नहीं हमें जल्दी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि घर पे तो बताई नहीं हुई है ये बात। क्योंकि अगर घर पे बताएंगे कि दिक्कत है तो और 4 बात का वो निकलेगा, क्या करा रहे हो, किसका बच्चा रखेंगे, तुम्हें तो पता भी नहीं। क्योंकि इसके साथ बहुत सारी IVF के साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। लोगों को लगता है जो IVF हो रहा है वो आपका अपना बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उन्हीं का ही गैमीट है। मगर अब पुराने, जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमसे जो पिछली जनरेशन थी उस समय ये होता नहीं था, तो उनके दिमाग में ये सब वो है कि भाई ये किसका बच्चा रख रहे हैं, किसका ले आए हैं, तो ऐसा रहता है। बट एक ये दिक्कत है। दूसरा, फाइनेंशियल बर्डन्स। आप देखिए, इट्स अ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। एक IVF आपको अराउंड 2 लाख के आसपास का पड़ता है, मतलब प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो इतना, और फर्स्ट साइकिल में हो नहीं हो, एक में आखिर बाय द एंड ऑफ द डे हमारा जो टेक होम बेबी रेट होता है कि भैया बच्चा हमारे हाथ में जाएगा, उसका रेट केवल 50% है। और मैं वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स की वो कोट कर रही हूँ। बाकी प्रेगनेंसीज होती हैं, कई बार मिसकैरेज हो गया, कुछ हो गया, तो एक ऐसा प्रोसेस जो इतना महंगा है और उसके बाद आपका सक्सेस रेट 50% के आसपास है, तो इस चीज़ के लिए कन्विंस वो होना, और उसके बाद फिर उसमें क्योंकि इतना पैसा जोड़ना ही एक मुश्किल हो जाती है। लोग कई बार, कुछ लोग अपनी ज़मीन बेच के आ रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कि IVF कराएंगे, और फिर वो फेलियर हो जाता है, तो उसमें एक ट्रॉमा, एक मेंटल स्ट्रेस आता ही आता है। तो ये एक स्ट्रेसफुल वो है। इसीलिए आजकल जो नया लॉ आया है उसमें कंपलसरी है कि हर IVF सेंटर्स में काउंसलर्स होने ज़रूरी हैं। तो हमने साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास, जो कि पेशेंट की, कपल की काउंसलिंग करते हैं, ताकि कम से कम, कई बार तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो एक कपल का प्रॉब्लम है, कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको एज अ कपल ही डील करेंगे तो ईजी रहेगा उसको मैनेज करना। पार्टनर का सपोर्ट होना चाहिए, सोशल सपोर्ट होना चाहिए, और शायद इसीलिए काउंसलिंग सेशंस से फर्क पड़ता है। और आजकल होते हैं हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है। देखो, हार्मोनल चेंजेस तो फिर भी इंडियन लेडीज ले लेती हैं। ये हार्मोनल चेंजेस ना, जो हम वेस्टर्न लिटरेचर, नहीं, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि वो तो वैसे ही इतनी बेचारी खुश होती हैं कि मेरा IVF करा दिया इन्होंने, बिकॉज वो फाइनेंशियली अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, और सारा बर्डन फर्टिलिटी का उनके ऊपर है। तो अगर उनको वो, दे कांट थ्रो देयर टैंट्रम ऑल्सो कि अब ये भी मेरे को हो रहा है। तो दिक्कत ये है कि वो हार्मोन्स वाली तो हमारे में आती ही नहीं है, वो तो अकेली ले लेती हैं, वो तो कंप्लेन भी नहीं करती। मतलब इतने इंजेक्शंस लगते हैं, और मैं इतना, मेरे यहाँ पे IVF होता है, मतलब टिल डेट इतने पेनफुल इंजेक्शंस के बाद शायद ही कोई एक आध लेडी होती है जो कहती है मुझे इंजेक्शन में पेन हो रहा है या मुझे इंजेक्शन नहीं लेने। आप अगर 10 लिखोगे ना तो वो 10 भी लेने को तैयार है।
तो मैं ये कहती हूँ कि उनको ये हार्मोन्स वाली बात हम जब वेस्टर्न वो पढ़ते हैं तो समझ में आती है, बिकॉज वहाँ पे आई गेस वुमेन हैव अ ग्रेटर से इन द मैटर। यहाँ पे तो हम सोशल उसी से ही नहीं निकल पाते हैं, तो बाकी इंडिविजुअल उसमें तो इट्स डिफिकल्ट कि हम उसको वो करें। तो डॉक्टर रत्ना, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या क्वालिटी ट्रीटमेंट चुनने से आईवीएफ साइकिल्स, इमोशनल स्ट्रेन और फाइनेंशियल बर्नआउट कम हो सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए, अगर आप एक अच्छा ट्रस्टेड, एक एक्सपीरियंस्ड फर्टिलिटी क्लिनिक चुनते हैं तो डेफिनेटली आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट्स, आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छे क्लिनिक्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो हर पेशेंट के लिए अपना ट्रीटमेंट पर्सनलाइज करते हैं एंड अलॉन्ग विथ इट एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। सो इससे क्या होता है, अननेसेसरीली आपके बार बार साइकिल्स नहीं होते हैं, आपके इमोशनल अप डाउन्स नहीं होते हैं, एंड अगर आप लास्ट में देखें टोटल जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो जाता है। सो अच्छे क्लिनिक में एंड अच्छे क्लिनिक डॉक्टर चूज करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड आपका पूरा ये प्रोसेस, आईवीएफ का जो जर्नी है, दैट रिमेन्स वेरी स्मूथ। तो डॉक्टर शिवानी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी में आईवीएफ को लेकर क्या क्या मिथ्स हैं और उनसे जुड़े फैक्ट्स क्या हैं, वो हमें बताइए। देखिए, मिथ्स तो जैसे मैंने कहा कि लोगों को सबसे पहले तो ये डर रहता है कि जो आईवीएफ का बेबी होगा क्या वो हमारा ही बेबी होगा, कहीं हम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा, किसी और का है, किसी और का स्पर्म करके। तो देखिए, जब आईवीएफ किया जाता है तो उनको अच्छे से नेमिंग की जाती है। वो ऐसे यूजुअली होता नहीं है कि भाई एक का वो उसमें मिक्स हो जाए, और एक बार एक ही ट्यूब निकाली जाती है, एक बार एक ही स्लाइड निकाली जाती है और उस पर काम किया जाता है। तो एक ही, अगर 3 पेशेंट्स भी चल रहे हैं तो तीनों का काम एक साथ नहीं होता है। एक ही पेशेंट का पहले सब होगा, उसका पूरा कर देते हैं, उसको रखते हैं, फिर दूसरे पेशेंट का आता है। दूसरा, जानबूझ के ये काम कभी नहीं किया जाता, क्योंकि रीजन ये है बेटा कि उसमें जो गैमीट्स होते हैं, अगर हम डोनर एग ले रहे हैं या डोनर स्पर्म ले रहे हैं, उसका वो होता है कि कोई आपको देगा तभी होगा ना। अब हमारे क्लिनिक्स के पास कोई डोनर थोड़े है कि हमारे पास बहुत सारे एग पड़े हैं या बहुत सारे स्पर्म पड़े हैं कि हम कुछ भी निकाल के बना दें। तो उसमें ये है कि ये सब नहीं किया जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डोनर गैमीट्स के आईवीएफ नहीं होते, मगर वो आपके सिग्नेचर लेके, आपकी कंसेंट्स के साथ ही होते हैं, और उसमें आप ही अपना डोनर लेके आते हैं। उसमें जो डोनर आता है उसी के हिसाब से किया जाता है। तो ये हम हवा में डोनर लाके और डोनर आईवीएफ वो नहीं किया जाता। दूसरा, आईवीएफ के साथ दूसरी चीज जो लोग कहते हैं कि गारंटी कितनी होगी, 100% हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट, ये साइंस है, जादू नहीं है कि हम कहीं भी अभी करें और 100% आपका रिजल्ट है, 99% सक्सेस रेट है। ये कुछ 99%, 100% आईवीएफ में नहीं होता है। जैसा मैंने कहा कि सक्सेस प्रेगनेंसीज भी होती हैं, कई बार 60, किसी साइकिल में 60% भी जाती हैं, 70% तक भी जाती हैं। बट मोटा मोटा अगर हम टेक होम बेबी रेट लेके चलते हैं कि भैया घर पे, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं चाहिए ना, घर पे हाथ में बेबी लेके जाना है, तो वो हमारा कितना परसेंट आता है, वो कोई 50 से 60% तक के बीच में ही रहता है। और उसके अलावा बाकी इंजेक्शन से डर होता है कि इससे आगे जाके कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या इन इंजेक्शन से बच्चे में कोई बनावटी रूप से नुक्स तो नहीं आ जाएगा, तो उसका रिस्क इतना नहीं है। देखिए, पहला आईवीएफ हुआ था 1977 में, तो जो पहला आईवीएफ बेबी है वो अब 48 ईयर्स की हो गई हैं, उनके अपने नेचुरल बच्चे हो चुके हैं, उनको अभी तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आप तब से देख सकते हैं कि इतनी पुरानी वो है, इस पे अब तो बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास है, स्ट्रक्चरल मैल्फॉर्मेशन, जेनेटिक उसका, कि बच्चों में बनावटी रूप से नुक्स नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों का डेटा है हमारे पास, और उसी के बलबूते पे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, पूरे यूरोप में आईवीएफ होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको लगता है कि इन सब कंट्रीज में वो अलाउ कर देते वो चीज़, तो उसको वहीं पे बंद कर दिया जाता अगर कोई ऐसा प्रोसीजर होता। तो इसीलिए सेफ टेक्निक है, इजी टेक्निक है, अवेलेबल है, बस एक अवेयरनेस की कमी है और एक थोड़ा झिझक होती है कि जाएं कैसे होगा। तो अगर उसको ओवरकम कर लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाती है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी एंड डॉक्टर रत्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए और आईवीएफ से जुड़ी इतनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी के साथ इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।